गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 11 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। तो वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 17 में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा सचिवालय, डी है भारत के उच्चतम न्यायालय। कौन भारत का कस्टोडियन है, भारत के संविधान का कस्टोडियन है, भारत के संविधान का अभिरक्षक है। देखो यहाँ पे चूंकि यूजीसी के बारे में चर्चा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यूजीसी के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया है, आज हम यूजीसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट पेज पे जो है, हांगकांग में चीनी दमन मीडिया दिग्गज गिरफ्तार। आखिर ऐसा हांगकांग में क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि चीन सरकार ने एक एक्ट पारित किया है और इस एक्ट का नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। और इस एक्ट के तहत चीन का जो खुफिया एजेंसी है उनका ऑफिस खुल सकता है। कहाँ पे? तो हांगकांग में खुल सकता है। और हांगकांग में वो सारी गतिविधि जो चीन के सरकार के खिलाफ चल रही है, वो सारी गतिविधि, वो सारे व्यक्ति जो चीन के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वे सारे लोग जो चीन के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको एक तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस तरह से हांगकांग पे चीन अपना आधिपत्य मजबूत कर रहा है। तो बेसिक ये जानो कि आखिर हांगकांग इशू क्या है। देखो, हांगकांग जो है 1997 से पहले ब्रिटेन का कॉलोनी था। जिस तरह से इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था, उसी तरह से हांगकांग ब्रिटेन का कॉलोनी था। और 1997 में एक देश दो व्यवस्था, वन नेशन टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम व्यवस्था के द्वारा ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हवाले कर दिया। और वन कंट्री टू सिस्टम क्या था कि हांगकांग में लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। चीन में साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है, चीन में कम्युनिज्म रहेगा। तो चीन में कम्युनिज्म रहेगा, हांगकांग में लोकतंत्र रहेगा। तो इस व्यवस्था को जो है मिनिमम कम से कम 50 वर्ष तक चीन को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब देखो 1997 से 50 वर्ष काउंट करो आप, तो 1997 से 2047 तक होता है, यानी 2047 तक मिनिमम चीन को ये व्यवस्था अपनाना होगा। हांगकांग की ऑटोनॉमी को बरकरार रखना होगा, हांगकांग की स्वायत्तता को बरकरार रखना होगा। लेकिन चीन सरकार कर क्या रहा है कि चीन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पे चीन जो है हांगकांग की लोकतंत्र को समाप्त करने पे तुला हुआ है। तो लगातार चर्चा में होता है, कई बार हमने डिटेल से डिस्कस किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है हांगकांग इशू को लेकर के। देखो, पराली को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है कि पराली का क्या इशू है, दिल्ली के एयर पोल्यूशन का क्या इशू है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, साथ ही साथ ईपीसीए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया। कई बार हम डिस्कस किए हैं, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस न्यूज़ को जाकर के एक बार पढ़ लेना आप। अब देश संग दौड़ेगा अंडमान निकोबार। ऑप्टिकल फाइबर बिछ चुका है, कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में। और इससे क्या होगी कि 10 गुना स्पीड जो है इंटरनेट की वहाँ बढ़ जाएगी, 20 गुना अधिक डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, और 100 Mbps तक डाउनलोडिंग स्पीड हो सकती है वहाँ पे। तो क्यों ऐसा हुआ है, कैसे ऐसा हुआ है? इसके पीछे है ऑप्टिकल फाइबर बिछना। देखो ये तस्वीर आप देखो, ये इंडिया है, ये जो है चेन्नई का पार्ट, और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हमने समुद्र के माध्यम से यहाँ तक, चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है, जो पूर्ण हो चुका है, राइट। और इसी कारण जो है अब इंटरनेट का स्पीड मिल सकेगा, एक अच्छा स्पीड मिल सकेगा, इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा अच्छी तरह से, ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त किया जा सकेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के द्वारा, और अन्य भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो उसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया है, इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। हादसे के शिकार नहीं होंगे हाथी, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है? रेल की पटरी पे हाथी आके कट जाता है। हमने देखा कई इस तरह का न्यूज़ मिलता है आपको कि रेल की पटरी पे हाथी आता है और उधर से गाड़ी आती है, रेलगाड़ी, और हाथी कट के मर जाता है। खास करके असम में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसी को लेकर के एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या हो गया कि जैसे रेल की पटरी है, ये मान लो रेल की पटरी है, यहाँ से अगर हाथी इसके निकट आ गया, 50 मीटर या 100 मीटर के निकट आ गया, तो यहाँ पे एक मॉनिटरिंग कक्ष होगा, और जो मॉनिटरिंग कक्ष होगा वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा कि रेल के पटरी के निकट या सड़क के निकट, एनएच के निकट 50 मीटर के अंदर या 100 मीटर के दायरे में जो है अब आ चुका है हाथी, आप इस पर काम कीजिए, आप जग जाइए, राइट। तो यहाँ जो बैठे हुए अधिकारी हैं उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा और वो अधिकारी इसके अकॉर्डिंग देन काम करेंगे, ताकि रेल के पटरी पे वो ना आए और रेल के पटरी के दुर्घटना का शिकार ना हो, ट्रेन हादसों का शिकार हाथी ना हो, ट्रेन हादसों के कारण हाथी की मृत्यु ना हो, राइट। देखो हाथी जो है 2 कैटेगरी में है वर्ल्ड में। एक तो एशियन हाथी है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और जो एक अफ्रीकन हाथी है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तो VN यानी वल्नरेबल कैटेगरी में, और EN यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में और वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। अफ्रीकन वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, इंडियन हाथी या एशियन हाथी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत हाथी आता है, और साथ ही साथ साइट्स की अपेंडिक्स 1 में हाथी शामिल है। यानी हाथी को उसी तरह से सुरक्षा मिलेगा जिस तरह से सुरक्षा बाघों को मिला हुआ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल होने का क्या मतलब है। तो एक ऑप्शन था, इसका मतलब ये है कि उसको उसी तरह से सुरक्षा मिलेगा जिस तरह से सुरक्षा हम बाघों के लिए देते हैं। जितना काम सरकार बाघों के लिए करती है, जितना प्रोटेक्शन सरकार बाघों के लिए करती है, उतना ही प्रोटेक्शन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किसी भी जीव जंतु के लिए भारत सरकार करेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखना। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटका में है, और सेकेंड पोजीशन पे असम आता है, केरल इसके तीसरा पोजीशन पे आता है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 12 अगस्त को, आज 11 अगस्त है, और 12 अगस्त को यानी कल जो है एलिफेंट डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे एक समिट में गए, शामिल हुए, और वहीं इन्होंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा। तो याद भी रख लेना, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखो यहाँ भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में चर्चा है। बाढ़ को लेकर के पूर्व सूचना प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम बाढ़ को लेकर के भी लगाया जाए, इसके लिए चर्चा चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में जिस राज्यों में बाढ़ आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की, और उन्होंने कहा है कि बाढ़ के पूर्व सूचना प्रणाली में नई तकनीक का उपयोग हो, यानी जब बाढ़ आए उससे पहले ही पता चल जाए कि बाढ़ आने वाली है, ताकि सरकार सजग हो जाए और सरकार इसके लिए काम करे। इसको एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा पढ़ के, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ लेना। भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल वैसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो आसियान और इंडिया के संबंधों के बारे में राइटर का डिस्कशन है। राइटर ने कुछ अपने तरफ से पॉइंट बताया, मैं अपने तरफ से कुछ पॉइंट जोड़ करके इस आर्टिकल को कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को ये एडिटोरियल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की उत्पत्ति के लिए एक घोषणा पत्र हुआ था। काफ़ी बार क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में पूछता है कि किस घोषणा पत्र के माध्यम से आसियान की उत्पत्ति हुई है। तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से आसियान की उत्पत्ति हुई है। जब आसियान की शुरुआत हुई थी उस समय में इसके 5 संस्थापक देश थे, फाउंडिंग मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 1984 में इसमें ब्रुनई जुड़ा, उसके बाद 1995 में वियतनाम जुड़ा, लाओस और म्यांमार 1997 में जुड़ा और कंबोडिया 1999 में जुड़ा। इस तरह से टोटल 10 कंट्री हैं आसियान के। क्लियर है? भारत आसियान संबंध एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ट्रेड पार्टनर है, जबकि भारत आसियान के लिए 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी इंडिया के दृष्टिकोण से देखो तो आसियान चौथा हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और आसियान की दृष्टि से देखो तो इंडिया उसके लिए 7वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत के लिए आर्थिक तौर पे महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशिया देश आर्थिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का आर्थिक वाणिज्यिकरण महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत द्वारा इस क्षेत्र में भारी निवेश किया गया। $70 बिलियन से भी इंडिया और इंडिया के व्यवसायी ने यहाँ पे निवेश किया है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके लिए आसियान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, राइट। और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी काम आसियान के देश भी कर रहे हैं। जैसे सिंगापुर के द्वारा उत्तर पूर्व स्थित असम में जो है कई कौशल विकास योजनाएं का सृजन किया गया है, शुरुआत किया गया है सिंगापुर के द्वारा। तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ है आसियान के देश। नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से हम आसियान जा सकते हैं बाय रोड, राइट। तो इसलिए आसियान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी याद रख लेना कि हमारे जो 2 बाउंड्री है, एक तो ईस्टर्न बाउंड्री है, एक वेस्टर्न बाउंड्री है, एक पूर्वी सीमा है, एक पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी सीमा से जो है हमें पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा, इसलिए हमारे लिए पूर्वी सीमा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि म्यांमार हमें रास्ता दे रहा है। तो म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड हम जा सकते हैं, लाओस जा सकते हैं, वियतनाम हम जा सकते हैं, राइट, कंबोडिया जा सकते हैं। ये सारे के सारे जगह जो आसियान के 5 देश हैं यहाँ पे बाय रोड हम जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए आसियान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण कारण विश्व की कुल जनसंख्या की 1/3 भारत और आसियान को सम्मिलित करके हैं। भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था अगर मिला दिया जाए तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मैरीटाइम के क्षेत्र में हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, आतंकवाद के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखो चुनौती क्या, जो इस एडिटोरियल को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ चुनौती के बारे में दिया हुआ है। तो भारत और आसियान के संबंधों की चुनौती है व्यापार घाटे की समस्या। 16-17 में $9.65 अरब का व्यापार घाटा था। 17-18 में 2017 और 18 में $12.93 अरब का व्यापार घाटा था। 18 और 19 में $21.85 अरब का व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा महज 2 वर्षों में दुगुना से अधिक हो गया। अब ये देखो 16-17 में 9.65 अरब डॉलर था और 18-19 में 21.85 अरब डॉलर था, यानी 2 वर्ष में दुगुना से अधिक हुआ। 13 अगस्त 2009 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और आसियान में। यह बात अलग है कि इसको रेटिफाई काफ़ी दिन के बाद किया गया, 2015 के आसपास इसको रेटिफाई किया गया था, लेकिन जो साइन हुआ था 13 अगस्त को, और चूंकि 13 अगस्त आने वाला है, 11 वर्ष कंप्लीट होने वाला है, ऐसे कंडीशन में इसे रिव्यू की फिर आवश्यकता है, चर्चा है इसके रिव्यू को लेकर के, इसलिए भी ये एडिटोरियल लिखा गया है। अब देखो
भारत के कुछ लोगों का अप्रत्यक्ष तौर पर मानना यह है कि आसियान के जो देश हैं और जो चाइना के देश हैं, इन दोनों देशों के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। आसियान के किसी भी उत्पाद पे चीन टैरिफ नहीं लगाता और चीन के किसी भी उत्पाद पे आसियान टैरिफ नहीं लगाता। तो ऐसी कंडीशन में आसियान के देश, चीन अपना उत्पाद मान लो आसियान के देश को भेजता है और आसियान के देश उस उत्पाद को इंडिया को भेज देते हैं। क्योंकि इंडिया चीन के उत्पाद पे टैरिफ लगाता है, इसलिए चीन डायरेक्ट तौर पे नहीं और प्रत्यक्ष तौर पे आसियान के देशों के माध्यम से अपना उत्पाद इंडिया को भेजने का काम करता है। और यही कारण है कि हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ आसियान के साथ काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। तो इसको इस तौर पे भी हम समझ सकते हैं और ये भी चिंता का विषय है। अगर मान लो हम चाइना को पूरी तरह से बायकॉट कर देंगे तो चाइना फिर भी हमें आसियान के माध्यम से सामान भेजता रहेगा, आसियान के देशों के माध्यम से, क्योंकि आसियान और चाइना के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और वर्तमान में भी जब हमने चाइना को पूरी तरह से बैन नहीं किया है, बावजूद इसके चीन आसियान के माध्यम से अपना सामान इंडिया को भेज रहा है। अब देखो भाषागत समस्या है। हमने कभी कंबोडिया की भाषा पर रिसर्च नहीं किया, वियतनाम के भाषा पे हम रिसर्च नहीं किया, फिलीपींस की भाषा पे हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, मलेशिया की भाषा पे हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भाषागत समस्या है आसियान और इंडिया के बीच में। भारत और आसियान दोनों के लिए बुनियादी ढांचा और विकास के लिए कनेक्टिविटी बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमने एक रोड के बारे में भी डिस्कस किया था, जो रोड काफ़ी पहले चर्चा में था, बनने वाला था, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड रोड, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। साथ ही साथ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट था। अब कलादान क्या प्रोजेक्ट है जाकर के नेट पे सर्च कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैप रहता तो मैं मैप पे आपको दिखा देता, कभी बाद में मैं इस पर चर्चा कर दूंगा कि इंडिया का जो कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट के माध्यम से जो है हम कनेक्ट होंगे, म्यांमार जाएंगे और म्यांमार के माध्यम से फिर हम इन करेंगे कहाँ पे, तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे हम जाएंगे, राइट। तो इसी को कलादान प्रोजेक्ट कहा गया एक तरह से। मैप पे मैं डिटेल से डिस्कस बाद में कर दूंगा, लेकिन इन सारी परियोजना का क्रियान्वयन अभी नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पे भारत और आसियान के बीच में ये चुनौती का सबब है। साथ ही साथ भारत आरसीपी से अलग हो गया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2019 में भारत इससे अलग हो गया। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा के लिए बनाया गया समूह था, जिसमें आसियान के 10 देश और प्लस 6 अन्य देश, इंडिया 6 अन्य देश में आता। टोटल इसमें 16 कंट्री थे, 10 आसियान के देश थे और 6 अन्य देश में इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया, ये टोटल 6 कंट्री प्लस आसियान के 10 देश, 16 देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था। 16 देश में भारत का 12 देशों के साथ व्यापार घाटे का संबंध है, इसलिए भारत फाइनली इससे एग्जिट हो गया, राइट। तो ये सारे के सारे चुनौती है और निश्चित तौर पे हमें चुनौती को एड्रेस करने की आवश्यकता है, तभी आसियान के साथ हमारी एक्ट ईस्ट की नीति सफल हो पाएगी। 1990 के दशक में नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस समय में लुक ईस्ट की नीति हमने अपनाया था आसियान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अधिक सशक्त किया एक्ट ईस्ट की नीति के तौर पे। देखो, विदेशी कंपनियों का असेंबलिंग वर्कशॉप बन के नहीं रहेगा भारत, अभी तक तो है। जैसे आपने मान लो एक मोबाइल खरीदा एप्पल का पता चलता है कि बैटरी कहीं और से आता है, एप्पल का बॉडी पार्ट कहीं और से आता है, एप्पल का जो स्क्रीन है कहीं और से आता है और अन्य पार्ट कहीं और से आते हैं, सब आते हैं इंडिया और यहाँ पे पता चलता है असेंबल हो गया। यानी हमने किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, ना तो हमने एप्पल के ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग किया, ना हमने एप्पल के बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग किया, किसी भी चीज़ का हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। और ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो हमें इस पर काम करना होगा, हमें असेंबल वर्कशॉप बनना नहीं होगा, ये पीयूष गोयल जी का कहना है। तो एक बार इसको इस रूप में आप जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
देखो, कंपनियों और श्रमिकों दोनों उपलब्ध मगर ज़रूरतें जुदा। एक पोर्टल चर्चा में था। 10 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है असीम पोर्टल। अंग्रेजी में इसे कहा जाता था आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। इसमें क्या था कि 3 इसका इंटरफेस था। जैसे मान लो आपको जॉब चाहिए तो आप naukri.com पे जाकर के अपना फॉर्म भर देंगे। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे था, यानी जो एम्प्लॉयर है जिसको ज़रूरत है, जो कंपनी है जिसको ज़रूरत है, लोगों का, कामगारों को ज़रूरत है, एक पार्टी वो रहेगा। और यहाँ पे पोर्टल है, और साथ ही साथ जो कामगार हैं जिसको काम की ज़रूरत है वो इस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, और जिस एम्प्लॉयर को जो ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेगा वहीं से, राइट। एक तरह से रोजगार पोर्टल है जो भारत सरकार का अपना पोर्टल है। असीम पोर्टल इसका नाम है। फुल फॉर्म हुआ आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, याद रख लेना। देखो, ये पेज जो है ना, जागरण नेटवर्क, इसको पढ़ना चाहिए आपको। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि दैनिक जागरण को कैसे पढ़ा जाए, तो मैंने चर्चा किया था कि ये जो पेज है, ये पेज आपके एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एसे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली यहाँ जो केस स्टडी दिया रहता है उसको आप देख सकते हैं। गर्व की अनुभूतियों कराने को तैयार है अटल टनल। रोहतांग टनल जो था, जो लेह से मनाली को जोड़ता है, जिसका नाम है रोहतांग टनल, इसका ही नाम चेंज करके अटल टनल किया जा रहा है। और कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि रोहतांग टनल किस 2 जगह को जोड़ता है, तो लेह से मनाली को जोड़ता है, जिसका नाम अटल टनल किया जा रहा है। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अभिरक्षक, कस्टोडियन कौन होते हैं? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, और वहीं भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर डी हो गया। और यही कारण है कि आपने सुना होगा कि भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, संवैधानिक पीठ बनती है, और संविधान पीठ संविधान की व्याख्या करने का काम करती है। संविधान पीठ में मिनिमम 5 मेंबर इसके सदस्य होते हैं, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको कि किसी भी पीठ का अगर डिसीजन को पलटना है सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मान लो इंदिरा साहनी मैटर जो हुआ था, इंदिरा साहनी वाद जो हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ये वाद हुआ था 1992 में। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और ये 9 लोगों की संवैधानिक पीठ थी, 9 जजों की संवैधानिक पीठ थी। तो संवैधानिक पीठ मिनिमम 5 सदस्यों का होता है, 5 से अधिक सदस्य होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, और ये 9 संवैधानिक पीठ थी। अगर इंदिरा साहनी वाद के मैटर को पलटना है, इधर EWS आरक्षण को लेकर के हमने देखा है कि आरक्षण की सीमा लगभग 60% हो गई है, मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट अगर इंदिरा साहनी वाद के मैटर को पलटेगा, अगर उसके डिसीजन को चेंज करेगा कि हाँ 60% आरक्षण होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट 9 जजों की पीठ से बड़ी पीठ के गठन करेगी, यानी मिनिमम 11 जजों की पीठ गठन करेगी, तभी जाकर के वो अपने इंदिरा साहनी वाद के मैटर को पलट सकती है। तो बड़ी पीठ ही अपने पुराने डिसीजन को पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णय को तभी पलट सकती है जब उससे बड़ी पीठ का गठन हो। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।